नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। और ये जितने सारे वीडियोज़ मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, वो मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का एनालिसिस है और प्लीज़ इस तरीके से वीडियो को आप एज़ अ रिकमेंडेशन मत समझ लेना, आपको कोई टिप्स मत समझ लेना क्योंकि मेरा काम है आपको सिखाना, समझाना और एजुकेशन पर्पस में सारे शेयर मैं इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर ट्रेडर, हर इन्वेस्टर इंडिविजुअली ट्रेडर बने, इंडिविजुअली इन्वेस्टर बने। क्योंकि अगर आप खुद स्टडी करना सीख गए तो किसी का हेल्प का, किसी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं आपको यही बोलता हूँ हर दिन आप 1 घंटा टाइम मार्केट के लिए दीजिए, 1 घंटा, ज़्यादा नहीं देना है। 1 घंटा हर दिन आप ज़रूर स्टडी के लिए दीजिए और उसमें से मेरे वीडियो भी देखिए, उस टाइम से अंदर भी देख सकते हैं, मेरे हिसाब से उसके अंदर मत देखिए, उस टाइम में सिर्फ़ आपको स्टडी करना है, स्टॉक फाइंड आउट करना है। अगर इस तरीके से कर पाएँगे, तो आपको मैं यही कहूँगा, आप 1 साल के बाद खुद स्टॉक पिक कर पाएँगे और आपको स्टॉक में प्रॉफ़िट होगा ही होगा। मैं लिख कर दे सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इस तरीके से स्टडी करके ही आज इस मुकाम तक पहुँच चुका हूँ। देखिए, आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 100% प्रॉफ़िट आपको मिलेगा ही करके। आपको 100% नहीं चाहिए। अगर 70% भी आपको प्रॉफ़िट मिला ना, 30% भी आपको लॉस हुआ, तो भी आप प्रॉफ़िट बनाएँगे। छोड़ ही दीजिए, 50% भी आपको प्रॉफ़िट मिला, 50% भी आप लॉसेस में रहे, तो भी आपको प्रॉफ़िट होगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जो होता है, वो बहुत छोटा होता है और टारगेट जो होता है, वो बहुत बड़ा होता है। 1:3, 1:4 रेशियो का टारगेट होता है। तो सोचिए, प्रॉफ़िट लॉसेस होगा तो 1% होगा, प्रॉफ़िट होगा तो 4% का होगा। ये बात आप पहले आपके दिमाग में पहले से ही सोच लीजिए। तो चलो देख लेता हूँ कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले देखिए जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स के ऊपर मैंने एक वीडियो आपको बना के दिया था। मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था, जहाँ पे छोटा सा एक स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे एक बड़ा-सा टारगेट रखा था और 600 तक टारगेट रखा था। वो टारगेट ईज़िली अचीव हुआ। आप देख सकते हैं जाकर मैं अभी दिखाऊँगा चार्ट पैटर्न्स में। उससे पहले एक चीज़ आप समझिए कि कंपनी का मार्केट कैप 2,21,000 करोड़ है और टाटा मोटर्स के सबसे बड़ा एक कंपनी है। टाटा ग्रुप के सबसे बड़े कंपनी है टाटा मोटर्स क्योंकि टाटा मोटर्स सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स नहीं है। वो हेवी व्हीकल्स जैसे ट्रक्स हो गया, बसेस हो गया, जैसे वैन्स हो गया, स्पोर्ट्स जो यूटिलिटी व्हीकल्स है, वो भी हो गया। तो इस तरीके से अलग-अलग कैटेगरीज़ की गाड़ियाँ बनाते हैं और फर्स्ट टाइम ईवीज़ मार्केट में टाटा मोटर्स ही लॉन्च किए थे और उसके बाद टाटा मोटर्स ने बहुत सारे गाड़ियाँ मार्केट में लॉन्च की ईवीज़ का और आज सबसे ज़्यादा अगर ईवीज़ कोई गाड़ियाँ बेचते हैं, वो टाटा मोटर्स ही है। हाँ, आप बोल सकते हैं पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्रीज़ में नंबर 1 है मारुति कि उसके साथ टक्कर नहीं ले पाएँगे कोई। आज मारुति अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर गाड़ियाँ बेचना स्टार्ट करेंगे तो सबसे ज़्यादा लोग मारुति की गाड़ी ही खरीदारी करेंगे क्योंकि उसका कॉस्ट बहुत कम होते हैं, उसका मतलब रेंज ज़्यादा होते हैं और कॉस्ट बहुत कम होता है, तो वो अलग बात है। मेरे कहने का मतलब है टाटा मोटर्स एक देश का शान है, तो इस कंपनी के ऊपर तो फोकस हर किसी को रहना ही चाहिए। तो आरओसी आ रही तो कुछ खास नहीं है, फिर भी पॉजिटिव में आया यही बड़ी बात है। एक टाइम कंपनी में नेगेटिव में चला गया था, डिप 6% के आसपास था, वो घट के हो चुके 3% के आसपास। तो कंपनी के जो डेप्थ कम हुआ, वो डेप्थ कम होने के बाद ही कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में पॉजिटिविटी आया। अभी कंपनी का एनुअली जो प्रॉफिट है वो करीबन 2,600 करोड़ के आसपास देखने को मिला है। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 32 के आसपास है। अभी इंटरेस्ट कवरेज के बारे में बात करूँ तो 2.13% के आसपास देखने को मिला है। अभी आप एक क्वेश्चन आप मुझे पूछेंगे कि सर डेप्थ कहाँ से कम हुआ? डेप्थ कम तो हुआ, कहाँ से कम किया? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ध्यान से इस चीज़ को देखना, कंपनी का रिज़र्व कितना था? कंपनी का रिज़र्व बीच में था 61,000 करोड़, 54,000 करोड़, वो घट के कितने हो चुके हैं? 43-44% 4,000 करोड़। तो यहाँ पे जो 20,000 करोड़ का जो यहाँ पे रिज़र्व कम हुआ, तो 20,000 करोड़ वो कहाँ पे लगाया? वो एक्चुअली खुद का डेब्ट मिटाने के लिए, खुद का कर्जा मिटाने के लिए, खुद के रिज़र्व को यूज़ किया। देखिए, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। अगर मान के चलिए मेरे पास बहुत ज़्यादा कर्जा है, मैं बैंक से कर्जा लेकर काम कर रहा हूँ, अगर मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरा कोई अगर संपत्ति है, कोई भी एसेट है, उसको मैं बेचकर बैंक का कर्जा मिटा सकता हूँ ना। तो उसी तरीके से काम इस कंपनी ने भी किया। तो इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। हाँ, एक बात आप नेगेटिविटी के हिसाब से बोल सकते हैं कि रिज़र्व हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। रिज़र्व तो है, ऐसे नहीं कि पूरा माल बेच दिया, पूरा रिज़र्व बेच दिया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। उसमें से कुछ परसेंटेज कंपनी ने बेचे हैं। तो फिर से वो खड़ा कंपनी को खड़ा करने के लिए इस तरीके से परफॉर्मेंस किया गया है।
और दूसरी बात कंपनी को जो अच्छा खासा ट्रेड भी मिला, इस बार 15,000 करोड़ का ट्रेड मिला। उस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए भी तो कंपनी के हाथ में कर्जा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। तो इसीलिए कंपनी ने इस तरीके से कुछ डिसीजन लिया और कंपनी देखिए बहुत दिनों के बाद कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है। लास्ट कुछ 3 मंथ्स 3 क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किए। पिछले सालों के क्वार्टर 3 में, क्वार्टर 4 में भी प्रॉफिट किए थे और इस बार क्वार्टर 1 में भी प्रॉफिट किए। पिछले सालों में देखेंगे तो कंटिन्यूअसली वो लॉस करते आए थे। तो ये एक पॉजिटिव साइन देते हैं कि कंपनी फिर धीरे-धीरे करके खुद को रिप्रेजेंट फिर से करना स्टार्ट कर दी है। अभी रही बात कंपनी के म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूँ तो लगातार देखिए बाइंग हो रहा था। जब 600 के नीचे था, उसके बाद देखिए बाइंग होने के बाद सेलिंग भी स्टार्ट हुआ। अभी सेलिंग हुआ इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ा सेलिंग नहीं हुआ। कंपनी के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया गया। क्योंकि देखिए जो लोग नीचे लेवल में बाय करके रखे थे तो वो तो एक रेंज जाने के बाद इसका रेंज था 600, 600 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। उसी रेंज में जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ना। तो उसको भी ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग होगा। अभी आप देखेंगे तो एक बड़ा-सा मैं कफ विथ हैंडल पैटर्न्स में आपके साथ शेयर किया था और इस कफ विथ हैंडल पैटर्न में यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्म भी हो गया और ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद यहाँ पे एंट्री लेवल मिला और देखिए बार-बार वो इसी सपोर्ट को वो रिटेस्ट कर रहे हैं, बार-बार इसी सपोर्ट को वो रिटेस्ट कर रहे हैं, उस सपोर्ट को तोड़ नहीं पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हायर पॉसिबिलिटी है वो ऊपर जाएगा। अगर ऊपर गया तो कितना बड़ा टारगेट रहेगा? देखिए ऊपर गया तो कफ विथ हैंडल पैटर्न्स का जो टारगेट बनेगा, सॉरी कफ विथ हैंडल पैटर्न्स नहीं, हिडन एंड शोल्डर पैटर्न बना था। शोल्डर बना उसके बाद हेड बना और यहाँ पे छोटा सा शोल्डर बना। तो ऑलमोस्ट इसका टारगेट रेशियो जो निकल के आ रहा है 1140 के आसपास, जो 89% के आसपास टारगेट बन के आ रहा है। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए जरूर सोचता हूँ, पहले से ही मैं बोल चुका हूँ। मेरे होल्डिंग 70 टू 75 रुपीज के अंदर है और मैं उस शेयर को होल्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक ट्रेडिंग के पर्पज में ट्रेड लिया, मतलब एज ए स्विंग ट्रेडिंग्स के पर्पज में लिया। तो वो ट्रेड तो पहले से ही है और मैंने यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग्स भी ले चुका हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड जो है वो इंडिया के एक ऐसे कंपनी से एक ऐसे पॉपुलर कंपनी बन रहा है जो फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ करने का कैपेबिलिटी रखते हैं। अभी इस कंपनी का पेरेंट्स कंपनी कौन था? मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो एक्चुअली जिसका नाम अभी बन चुके संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल लिमिटेड। तो उसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी था जिसको डीमर्ज किया गया, मतलब अलग किया गया। और जब अलग किया गया तो मदर सुमी के एक के बदले एक शेयर इस कंपनी के ऊपर मिला। तो मुझे भी मिला, आपको मिला है तो मुझे जरूर कमेंट करके सिर्फ यस लिख कर भेजिए। तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आपको भी मतलब इस तरीके से शेयर में एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला था। तो अभी मदरसन इंटरनेशनल लिमिट सॉरी मदरसन सुमी के ऊपर सॉरी मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर क्या करना चाहिए? देखिए कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है, कंपनी की इनकम भी अच्छा खासा हो रहा है, प्रमोटर के पास होल्डिंग्स भी है और कंपनी के डेप्ट भी ना के बराबर है और उसके साथ साथ कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को भी जनरेट किया। कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, इस बार हाईएस्ट सेल्स किए। जो पिछली बार का सेल्स था उससे कंपैरिजन करूँ तो थोड़ा सा कम हुआ, मगर क्वार्टर क्वार्टर बेसिस में कंपैरिजन करूँ तो कंपनी का हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। सेल्स होने के बाद कंपनी के जो प्रॉफिट रेशियो है वो थोड़ा सा कम हो चुके हैं। अभी कहेंगे सर सेल्स ज़्यादा हुआ, प्रॉफिट क्यों कम हो गया? क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर भी कंपनी ने ऐसे प्रॉफिट कम नहीं किया कि कंपनी के खराब का हो। कंपनी कंटिन्यूअसली एक ही रेंज के ऊपर 100 करोड़ के ऊपर कंपनी प्रॉफिट बनाते जा रहा है और इसी हिसाब से देखा है तो कंपनी का रिजर्व भी बढ़ रहा है। उसके हिसाब से कंपनी कर्जा भी ले रहा है। तो अभी कर्जा क्यों लिया? कंपनी को एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला और इस प्रोजेक्ट 800 करोड़ का है और इस 800 करोड़ को मैनेज करने के लिए कंपनी को कर्जा लेना पड़ा। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है इंस्टीट्यूशन भी धीरे धीरे करके खुद का होल्डिंग्स को बढ़ा रहा है। अभी होल्डिंग्स बढ़ाने का जो मकसद है वो कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचरिस्टिक है तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर एज अ लॉन्ग टर्म के लिए जरूर आप स्टडी कर सकते हैं। तो कंपनीज के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले के जो राय है आप वो देखेंगे तो लास्ट कुछ मंथ्स में कंपनी के ऊपर बाय हुआ था और अभी लास्ट 3 मंथ्स में कंपनी के ऊपर सेल अप भी हो रहा है। तो सेल्स बाय क्यों हो रहा है और बाय कहाँ पे हुआ था आप देखेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो इस चीज को देखेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तीनों मंथ में कंपनी के ऊपर बाय हुआ था। अब देखेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल कहाँ पे था? इस तीनों मंथ। तो इस तीनों मंथ में यहाँ पे बाय हुआ। उसके बाद देखिए किस तरीके से ऊपर लेके गया। उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त में थोड़ा थोड़ा करके सेल ऑफ किया। तो देखिए मेरे एक एंट्री लेवल था, मैंने आपको मेंशन भी किया था और यहाँ से वीडियो बना के आपको शेयर किया था कि कंपनी एक शोल्डर कम हेड सॉरी शोल्डर, हेड और शोल्डर बना रहा है और उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्म भी हुआ और मैंने यहाँ पे इस रेंज में एंट्री लिया और मेरा टारगेट यहाँ पे तक हुआ।
तो करीबन 16% का टारगेट था, तो मुझे 16% नहीं मिला। मेरे एंट्री लेवल से अगर मैं मार्किंग करूँ, तो एक्चुअली मैंने यहाँ पे एंट्री लिया था और एंट्री लेवल से मार्किंग करूँ तो ऑलमोस्ट 12.5% 13% के आसपास टारगेट मिला और वो भी कितना 70 डेज, इसका मतलब 2 मंथ के अंदर-अंदर। तो अच्छी बात है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल्स नहीं बना, तो जब कोई एंट्री लेवल्स बनेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक फिर से कप बना और यहाँ पे अगर हैंडल बन दिया तो एक बड़ा-सा एंट्री लेवल्स बन सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एफिल इंडिया लिमिटेड। तो एफिल इंडिया लिमिटेड आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी का सेक्टर वाइज़ देखा दूँ तो कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं। तो एफिल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक ऐसे कंज्यूमर जो प्रोडक्ट्स है, कंज्यूमर जो सपोर्ट है, कंज्यूमर के ऊपर जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किया जाता है, तो उसी के ऊपर कंपनी काम करता है। कंपनी मार्केटिंग से लेकर कंपनी एंगेज से लेकर मतलब एक्वायर से लेकर आइडेंटिफाइड से लेकर तो अलग-अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का सबसे जो बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है कंज्यूमर प्लेटफ़ॉर्म्स। तो कंज्यूमर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कंपनी काम करते हैं जहाँ पे एक्विजिशन से लेकर आप देखेंगे तो एंगेजमेंट से लेकर ट्रांज़ैक्शन से लेकर अलग-अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। रही बात कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में तो कंपनीज़ की आरओसी आरओई तो बेस्ट है। पी रेशियो यहाँ पे हाई देखने को मिला इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से। तो कितना हाई है वो मैं आपको बता दूँ कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था 160 के ऊपर और आज पी रेशियो सिर्फ़ के सिर्फ़ 60 के आसपास है। तो एवरेज पी रेशियो से कंपनी नीचे है तो एक प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के सेल्स इस बार हाईएस्ट सेल्स हुआ। एक्सपेंस को भी कंट्रोल करने के बाद कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट नहीं है, पहले भी एक बार कंपनी प्रॉफिट किए थे हाईएस्ट और वो भी पिछले सालों का थर्ड क्वार्टर में। तो थर्ड क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद देखिए कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट को रीजेनरेट किया और मेरे हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ बेस्ट लेवल में देखने को मिला है। अगर यही चीज़ को मैं आपको सेल्स ग्रोथ के हिसाब से, प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से, रिटर्न ऑफ इक्विटी के हिसाब से दिखा दूँ, तो एक बेस पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। अभी कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो कंपनी एफएसडीएस पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिला है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कंपनीज़ के जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। जैसे एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो एफएल इंडिया के जो म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, लास्ट कुछ मंथ से कंटिन्यूअसली बाय किया गया। जैसे मई, जून, जुलाई में और उससे पहले फरवरी, मार्च में भी बाय किया गया था। अप्रैल में छोटा-मोटा स्टेक बेचा गया। अब इसके चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एफएल इंडिया लिमिटेड में मैंने आपको 2 ट्रेड मेंशन किया। पहले यहाँ पे एक ट्रेड बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। उसके बाद यहाँ पे एंट्री लेवल मिला था और यहाँ पे टारगेट हो चुके हैं। तो इस एंट्री लेवल्स को मैं हटा देता हूँ, तभी आपको देखने में और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो एंट्री लेवल यहाँ पे बना है, वो कुछ इस तरीके से है, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, फिर से एक बार शोल्डर बन रहा है। अभी तक एंट्री लेवल्स नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे जो शोल्डर का क्लोजिंग है, उसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग कैंडल नहीं बना। तो जब फिर से यहाँ पे अगर कोई भी शोल्डर बन जाते हैं और यहाँ पे क्लोजिंग होते हैं, उसके ऊपर अगर कोई भी क्लोजिंग कैंडल बन जाए, तो उसके ऊपर मैंने एंट्री ज़रूर लूँगा और मेरा टारगेट रहेगा यहाँ तक मतलब ₹1360 तक। तो मैं इसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, कभी भी मौका मिले तो इसका फ़ायदा मैं ज़रूर उठाऊँगा और आपके साथ शेयर भी करूँगा और वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, तो अभी से जाकर लाइक करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है जेएनए एक्सेल्स लिमिटेड। तो जेएनए एक्सेल्स लिमिटेड एक देखा जाए तो ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है। तो इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, वो है बोनस का। 1 सितंबर में कंपनी 1 के बदले 1 शेयर आपको देगा। अगर आपके पास 15 शेयर है, उसके बदले में आपको 15 शेयर मिल जाएगा। तो ये सारे कंपनीज़ का जो इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको ज़रूर कहूँगा एज़ ए स्टडी करके काम करना, मेरे बात सुनकर काम मत करना। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आप रिसर्च करके ही ज़रूर काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।